वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन के अगले 1 घंटे में खबरों का सुपर डोज होगा। हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें भी होंगी जो दिन का एजेंडा सेट करती हैं। कुछ दिलचस्प खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। बिहार की बात होगी। जी हां, टायर्ड रिटायर्ड पर नीतीश और तेजस्वी में दिलचस्प जंग छिड़ गई है। लखनऊ लिए चलेंगे आपको, जहां के 2 दिलेर पुलिस वालों को दिखाएंगे जिन्होंने जोखिम लेकर एक संदिग्ध कार चोर को धर दबोचा। आज महासप्तमी है, दिल्ली के मंदिरों के दर्शन भी आपको कराएंगे और बताएंगे किस तरह से इस बार दर्शन अलग तरीके से किए जा रहे हैं। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार की होगी, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनावी बिगुल बज चुका है। आज रैलियों का शुक्रवार है। 3 बड़े राष्ट्रीय नेता आज बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी 3 रैलियों से बिहार चुनाव में अभियान का आगाज करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी 2 रैली कर महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बिहार जाएंगी। महाषष्ठी पर पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद अब बारी है मिशन बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार अभियान का शंखनाद हो रहा है। पीएम की पहली रैली सुबह करीब 10:30 बजे सासाराम में होगी। दूसरी रैली गया में दोपहर करीब 12:15 बजे और तीसरी रैली भागलपुर में दोपहर को 2:40 पर। खबर है कि सासाराम और भागलपुर की रैली में सीएम नीतीश कुमार भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। गया की रैली में पीएम के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी होंगे। बिहार के प्रचार में एंट्री से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। बिहार चुनाव के प्रचार में आज 2 दिग्गज नेताओं की एंट्री का दिन है। एक ओर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आज ही राहुल गांधी भी अपने अभियान का आगाज करेंगे। राहुल की यहाँ 2 रैलियां होंगी। राहुल सुबह करीब 11:15 बजे नवादा में हिसुआ के इंटर कॉलेज ग्राउंड में रैली करेंगे। दोपहर 2:15 बजे वो भागलपुर जिले के केहल गांव के एसएसवी ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। हिसुआ की रैली में तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ होंगे। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ राहुल, यानी आज का दिन बिहार में चुनावी गहमागहमी का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बिहार में घर घर में पीएम मोदी का भाषण पहुंचाने के लिए बीजेपी ने हाईटेक प्लान तैयार किया है। दरअसल मोदी एक जगह बोलेंगे और 15 विधानसभा क्षेत्र के 100 जगहों पर एलईडी के जरिए वर्चुअल रैली की जाएगी। पूरा कार्यक्रम इस तरीके से तैयार किया गया है कि सिर्फ 12 रैली से मोदी बिहार की सभी विधानसभा क्षेत्र को संबोधित कर सकेंगे। बिहार के जीवन में, बिहार के विकास में, बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक आधुनिक, ताकतवर नया बिहार बनाने का निर्णय कर लिया है। 5 साल में बिहार की सियासत में काफी कुछ बदल चुका है। तब बिहार में मुकाबला नीतीश से था, लेकिन अब नीतीश मोदी के साथ है। बिहार में चुनाव कोरोना के साए में हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल्स लागू हो रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने बिहार के जन जन तक मोदी का संदेश पहुंचाने के लिए हाईटेक इंतजाम किया है। मोदी की रैलियों के लिए एक प्लान बनाया है कि एक रैली से करीब 20 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएं। हालांकि मोदी के साथ मंच पर ज्यादा से ज्यादा 5 उम्मीदवार ही रहेंगे। बाकी के 15 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन पर जनता के साथ मोदी का भाषण सुनेंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का भाषण सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही नहीं सुनेंगे, बल्कि जेडीयू उम्मीदवार भी सुनेंगे। मानता हूं वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है। आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है।
मोदी की रैली को हर विधानसभा सीट पर 100 चुनी हुई जगहों पर लाइव दिखाने का इंतजाम किया है। इन 100 जगहों को वर्चुअल रैली स्थल में बदल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक जगह पर 1000 लोगों को आने की अनुमति है। इस तरह पार्टी हर विधानसभा सीट के 1 लाख लोगों को वर्चुअल रैली में शामिल करेगी। बीजेपी आईटी सेल ने पीएम मोदी के रैली के भाषण को लगभग 500 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कराने की व्यवस्था की है, जिससे 2 करोड़ लोग देश भर में पीएम मोदी के बिहार चुनाव के भाषण का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनजर इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है उससे कम संख्या, ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी। आज चुनावी रैली करने के बाद पीएम मोदी दोबारा 28 अक्टूबर को बिहार आएंगे। 28 तारीख को पीएम मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में भी रैली करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर जिले में पीएम की रैली होगी। 2 दिन बाद यानी 3 नवंबर को पीएम पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज जिले में चुनावी रैली करेंगे। 2015 के मुकाबले इस बार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और लगभग 10,000 आईटी प्रोफेशनल्स को चुनाव के काम में लगाया है। वहीं चुनावी ब्लॉक, बूथ और शक्ति केंद्र यानी 5 पोलिंग बूथ के क्लस्टर पर मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया गया है। यानी बिहार में हर हर मोदी, घर घर मोदी की पूरी हाईटेक तैयारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच जंग और तीखी हो गई है। जी हां, गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप जहां नीतीश पर लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं अब चुनाव प्रचार में नीतीश बिना नाम लिए दोनों को जवाब भी दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बने उस समुदाय के जिसके बारे में बड़ा भारी दावा करते हैं अपनी तरफ से, पहले मुख्यमंत्री बने दरोगा प्रसाद राय जी, उनके पोती के साथ क्या हुआ हम ये पूछना चाहते हैं। और आपके बीच में आकर के लोग वोट मांगना चाहता है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और हम लोगों ने कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं की है, एकजुट होकर के सबकी सेवा की है। कुछ लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी, कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहां रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? नीतीश कुमार के साथ रैली करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर तीखा आक्षेप किया। उधर तेजस्वी का भी नीतीश पर निशाना लगातार जारी है। पटना में हम आरजेडी के कार्यालय से गुजर रहे थे तो बड़ी बड़ी फोटो है, खाली एक भाई की, दूसरे भाई की भी नहीं है। चलिए साहब, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन माता जी और पिताजी की भी फोटो नहीं है। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री। अरे भाई नेताजी आरजेडी के, आपको अपने माता पिता से इतनी शर्म है कि अपने पार्टी के दफ्तर में उनकी फोटो नहीं लगाते हैं? वो भी जानते हैं उनकी बात निकलेगी तो अपहरण, चोरी, छीनाजोरी, मोटरसाइकिल की छिनाई। हसनपुर में शाम में 6 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 15 साल से डबल इंजन की सरकार है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो विशेष पैकेज मिला, ना गरीबी दूर कर पाए, ना रोजगार दे पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना भूखमरी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना एक भी कारखाना लगा पाए।
और अब बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के बिहार मुख्यालय पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। कैश बरामदी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से पूछताछ की थी। बिहार में चुनावी फंडे के बीच सियासी हथकंडे भी हैं और इनकम टैक्स के डंडे भी हैं। माजरा समझने के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्यालय यानी पटना के सदाकत आश्रम में चलते हैं। गुरुवार की शाम आयकर विभाग को यहां कैश होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए गए। यहाँ से पकड़ा गया कि तो अब मेरे पास करेगा पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। हमारी एक 131 की इंक्वायरी चल रही है छोटी सी, मैं उसमें कुछ कागजात पूछने आया हूँ, उसके सवाल जवाब चल रहे हैं। एक को रोका गया है 8.5 लाख रुपए के साथ, क्या है? देखिए, मैं अभी आपको इसमें कुछ भी कहने के उसमें नहीं हूँ। जो भी होगा मैं आपको ऑफिशियली तौर पर जानकारी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस कह रही है कि आयकर विभाग को जो भी मिला है वो कांग्रेस दफ्तर के परिसर के बाहर खड़ी कार से मिला है। मेरे वहां ना कुछ गलत करने को है, ना गलत पैसे देने को है। मेरे दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है। आप गाड़ी लेके आए हो ना, अभी आपकी गाड़ी से कुछ निकलता है, मेरा क्या लेना देना है? सिर्फ 8 या 10 लाख रुपया कहते हैं, किसकी गाड़ी मुझे पता नहीं। एक सबूत दिखा दे कि मेरी ऑफिस से 1 रुपया भी इलीगल मिला हो। इनकम टैक्स वाले आए थे, मैंने कहा आओ पूरा सदाकत आश्रम दिखाता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास न काला धन है ना बांटने को ऐसे पैसे हैं। नकदी मिलने के बाद आशुतोष नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। आशुतोष कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। साथ ही सदाकत आश्रम के नेताओं से पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी आयकर विभाग ने पूछताछ की। भाजपा और जेडीयू की सरकार यहाँ हार रही है, वो जा रहे हैं। बिहार की जनता के आशीर्वाद महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है, इसकी बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। भले ही आयकर विभाग की कार्रवाई और छापे को कांग्रेस सियासी साजिश बता रही है, लेकिन तय मानिए राहुल गांधी की रैली से ऐन पहले पार्टी दफ्तर से कैश बरामदगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। विरोधी इसे चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूकेंगे। सदाकत आश्रम पर चिपका इनकम टैक्स विभाग का नोटिस सियासी हथियार जरूर बनेगा। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य अपनी नई पार्टी के लिए कांग्रेस के खिलाफ उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। आज तक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बतौर सांसद आप चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। इन 7 महीनों में कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, कितना अंतर आपको इन दोनों राजनीतिक दलों में लगा? भारतीय जनता पार्टी में जो एक क्षमता के आधार पर व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जाते हैं और जो एक अनुशासन के आधार पर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के आधार पर कार्य करता है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है जनसेवा करने के लिए। रुख अब मुंबई का करेंगे, जहां कल एक मॉल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे काबू में करने के लिए करीब 12 घंटे से ज्यादा लग गया। हालांकि कूलिंग ऑफ का काम अब भी जारी है। आग नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की 24 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। आग बुझाने में जुटे 2 दमकल कर्मी जख्मी हो गए। मॉल और आसपास के इलाकों से करीब 700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें, धुएं का गुबार। रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश और आग बुझाते दमकल कर्मचारी। मुंबई के नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में आग की तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। मॉल में आग करीब रात 9 बजे लगी। आग इतनी भयंकर थी कि बुझाते बुझाते सुबह हो गई, लेकिन सूरज निकलने तक ये काबू में नहीं आई। कंटिन्यू लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड और टीम लगी हुई है, पुलिस भी जगह पर है। मॉर्निंग का क्या अपडेट है? अभी भी चल रहा है, अभी फैल रही है, तो अभी थोड़ा कंट्रोल में आई है, लेकिन अभी देखते आगे। और 0 कैजुअलिटी सब लोगों को अपन ने सुरक्षित निकाल लिया था टाइम पे। 700 लोग अपन निकाल लिए थे उसी टाइम में। तस्वीरों में देखिए मॉल में किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं। मॉल का सामने वाला हिस्सा धू-धू कर जल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सूखे पत्तों के ढेर में किसी ने आग लगा दी हो। अब आग की ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ सफेद धुएं का गुबार नजर आ रहा है। धुआं इतना है कि इस पार से उस पार कुछ नहीं दिख रहा है। इसी धुएं ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसीबत पैदा कर दी। लेवल 4 की फायर है, स्मोक ज्यादा है और स्मोक के कारण अंदर जाने का उनका प्रयास है और कर भी रहे हैं। बीच में लेवल 2 होती है, 3 होती है, वापस ज्यादा स्मोक होने के कारण होती है। अभी हमारे सीओ को आए हैं, वो भी आपको बता देंगे। आग भयंकर थी, लिहाजा इसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 30 से भी ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सिटी सेंटर मॉल मुंबई के व्यस्त नागपाड़ा इलाके का काफी लोकप्रिय मॉल है। इस मॉल में अधिकतर मोबाइल की दुकानें हैं। कोरोना की वजह से मॉल में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर भी रखा हुआ था। इसने आग में घी का काम किया। आइटम जो है वो फ्लेमेबल आइटम थे, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल एसेसरीज है, प्लास्टिक है। आजकल हर दुकान में सैनिटाइजर बहुत मात्रा में मॉल के अंदर है, तो उसको लेके धुआं, ये सब वो जलने वाले फ्लेमेबल आइटम्स है, तो उसको लेकर दिक्कत थोड़ी ज्यादा आ रही है। नागपाड़ा पुलिस के मुताबिक जिस वक्त आग लगी थी उस समय मॉल में करीब 700 से अधिक लोग थे। ऐसे में लोगों को बाहर निकालना दमकल कर्मियों के लिए पहली चुनौती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। दमकल कर्मियों की मुश्किल का आपको अंदाजा लग जाएगा। वेंटिलेशन इज मेन इशू है। ये ग्लास पसंद होने की वजह से वेंटिलेशन के लिए तकलीफ हो रही है। तो अभी ग्लास, जो भी ग्लास है, वी आर ब्रेकिंग दैट ग्लास, और वेंटिलेशन अभी पूरा हुआ है। स्मोक भी बहुत कम हो गया एंड वी हैव रीच्ड टू द सीट ऑफ द फायर इन द शॉप ऑफ द 2nd फ्लोर। वहाँ तक हमारी 6 लाइन चालू है। राहत की बात ये रही कि दमकल कर्मियों और मुंबई पुलिस के जवानों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कोरोना से तबाह कारोबारियों को इस आग ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल होगा। मुंबई से एजाज शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता में जिस दुर्गा पंडाल के उद्घाटन में पीएम शामिल हुए वो केंद्र सरकार के अधीन सांस्कृतिक केंद्र था। जाहिर है बीजेपी इस बड़े आयोजन को ममता सरकार की अनुमति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। बहरहाल सॉल्ट लेक में हुए कार्यक्रम के अलावा कोलकाता और बंगाल के बाकी इलाकों में भी माहौल भक्ति में है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ लोग मां की भक्ति में तन मन से लीन है। महाषष्ठी के आगमन से दुर्गा पूजा का असल प्रारंभ हो चुका है। यूं तो मां दुर्गा की आराधना संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन बंगाल में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। उसमें भी कोलकाता की बात ही अलग है, जहां की हर सड़क, हर गली में मां दुर्गा की भक्ति की गूंज है। कोरोना का कठिन काल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवी की जयकार है। कोलकाता में देखिए कैसे महाषष्ठी के मौके पर दुर्गा पंडाल में महिलाएं आस्था के रंग में सराबोर हैं। बंगाल का पारंपरिक परिधान और भक्ति का माहौल देखकर ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है मानो हर दुख को हरने के लिए देवी दुर्गा पधार चुकी हैं।
ढाक के ताल पर मां के सामने नृत्य करती महिलाओं को देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के पूजा पंडाल में, जहां पर निम्नलिखित जिनके नाम है उन्हीं को परमिशन दी गई है पूजन अर्चन करने की। मां का पूजन अर्चन यानी कि कलश में मां की प्राण प्रतिष्ठा करके जब मूर्ति के उपासना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ मां के पूजन अर्चन के साथ अगले कुछ दिनों तक ये त्योहार चलेगा। कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पंडाल सजकर खड़े हैं और कमोबेश हर पूजा पंडाल का अपना दशकों पुराना इतिहास है। बाग बाजार के इस पूजा पंडाल का रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाग बाजार सार्वजनिक का पूजा पंडाल। ये बहुत ही मशहूर एक पूजा पंडाल है। 100 साल से ये पूजा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ बहुत ज्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी कोलकाता का सबसे बड़े पूजाओं में से एक माना जाता है, गिने जाते हैं, और हर साल लाखों की तादाद में लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं। अब कोलकाता में आबासर पूजा पंडाल की रौनक को देखिए। कभी अपने किसी पंडाल में फर्नीचर को लटकते हुए देखा है? कभी आपने खाली कनस्तर, खाली डिब्बों, अलमारी और दरवाजों को यूं झूलते देखा है? वाकई कमाल का नजारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही मुमकिन है। कोलकाता के आबासर पूजा पंडाल में संदेश है जंगलों की कटाई से पेड़ लगाने का मंत्र। आबासर पूजा पंडाल दक्षिण कोलकाता के एक बहुत ही खूबसूरत पंडालों में से जाना जाता है। उसमें इस बार जहां वनोन्मूलन से लेकर वनीकरण तक, यानी कि पर्यावरण के वो सारे सवाल उठाए गए हैं जिनसे हर व्यक्ति परेशान है या जिनके जवाब खोज रहा है। अब रुख करते हैं बीरभूम का, जहां अरुणा द क्लब नाम की पूजा कमेटी ने ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम नुस्खों को मूर्तियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक पंथ दो काज, मां दुर्गा की भक्ति के साथ महामारी से निपटने का महामंत्र भी। महाषष्ठी के साथ ही अब दुर्गा पूजा में भक्ति का मीटर ऊपर चढ़ने लगा है। मां शक्तिदायिनी से भक्त अब खुद को और करीब महसूस करने लगे हैं, जिसका जरिया बन रहे हैं ये खूबसूरत आलीशान पूजा पंडाल। मनोगा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस को पप्पू सेना करार दिया है। ये बयान एक खबर का रिएक्शन था। खबर ये थी कि मुंबई में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज हुआ है। ये केस अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया और इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को समन भेज दिया है। दोनों को अगले हफ्ते जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। देश दुनिया का कोई मुद्दा हो, कंगना रनौत अपनी राय व्यक्त करने में पीछे नहीं रहती, तो भला अपने संबंध पर कैसे चुप रह जाती। बांद्रा पुलिस ने कंगना पर एफआईआर दर्ज की है। उन पर और उनकी बहन रंगोली पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और राजद्रोह का मामला है। इस केस में कंगना और रंगोली को पुलिस ने समन भेज दिया है। उन्हें अगले हफ्ते सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना है। इस खबर पर प्रतिक्रिया में कंगना ने पुलिस के समन की खिल्ली उड़ाते हुए ट्विटर पर लिखा, कितनी जुनूनी है ये पेंगुइन सेना। महाराष्ट्र के पप्पू प्रो बहुत याद आती है। कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरत सैयद की शिकायत के बाद हाल ही में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन पर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने से लेकर बॉलीवुड के अपमान तक कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कंगना और रंगोली के खिलाफ धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने, 153A सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और 124A राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पे ये होता है, भाई पहले नाम पूछेंगे, साहिल बोला तो ठीक है, अगर पूरा नाम पूछा तो उसमें प्रॉब्लम है। आई लेट यू नो, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉल नहीं आता है। आज क्या हो रहा है, मेरी वजह से मेरे जो और भी सर्कल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। काम नहीं है, क्या करूं। 8 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है और अभी थोड़ा बहुत खुला तो उसके बाद ये ड्रामा चालू हो गया इनका हिंदू मुस्लिम का। तो यही है कि बस किसी तरह से भड़का हुआ। हमने 154(3) CRPC के तहत
सीनियर ऑफिशियल यानी डीसीपी जोन 9 के पास भी हमने एक रिटन कंप्लेंट दी, फॉरवर्ड की कि बांद्रा पुलिस स्टेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आप इस मसले में, इस मामले में आप इसमें तहकीकात कीजिए, आप एक्शन लीजिए। लेकिन वहां से भी हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आया है नहीं। तो इसलिए हमने ऑनरेबल 12th कोर्ट बांद्रा को अप्रोच किया, हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है और हमने उसमें कोर्ट से डायरेक्शन मांगा था कि सेक्शन 156(3) के तहत सीआरपीसी के आप बांद्रा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दीजिए इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का, क्योंकि इस मामले में थरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक उनके ऊपर लगे आरोप सही नहीं है। देखिए, कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए मेरे क्लाइंट के ट्वीट्स नहीं चलते हैं। कम्युनल हेट्रेड तो बहुत रीजंस की वजह से फैलते हैं। अब अगर आप बोलेंगे कि मेरे क्लाइंट के ट्वीट्स की वजह से किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है लोगों के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाया कि किस तरीके से हो गया, कि ये ट्वीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, किसके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कौन लड़ाई झगड़ा किया है, ट्वीट को देख के वो सब प्रूव करना पड़ता है। खाली स्टेटमेंट देख के नहीं कोई ऐसा बोल सकता है कि स्प्रेडिंग कम्युनल डिसहार्मनी। कंगना की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होने वाली। गुरुवार को उनके ट्वीट को लेकर एक वकील ने केस दायर कर दिया है, जिस पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के खिलाफ कल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रसेल्स में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किए गए। दरअसल कल के ही दिन 73 साल पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की नीयत से हिमाकत की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। और इस दिन को कश्मीरी पंडित काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर कल कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। कोविड संबंधी पाबंदी की वजह से कारों में बैनर लगाकर प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। उधर लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की मनाही थी। पाकिस्तानी फौज का जो यार है, ISI का जो यार है, पाकिस्तानी कब्जे का जो यार है, पाकिस्तानी अफसरशाही का जो यार है, भारत की नारी शक्ति की अब बात करेंगे। भारतीय नेवी की 3 महिला पायलट्स को ऑपरेशनल मिशंस के लिए हरी झंडी मिल गई है। जी हां, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी नेवी की पहली महिला पायलट्स हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। कल केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना अड्डे पर तीनों महिला पायलट्स को डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया गया। ऑपरेशनल मिशंस के लिए तैयार होने वाली तीनों पायलट्स में से एक लेफ्टिनेंट शिवांगी 2 दिसंबर 2019 को पहली महिला नेवी पायलट बनी थी। तो अमेरिका में कोरोना पर चुनावी जंग छिड़ गई है। नेशविले में हुई आखिर प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन भिड़ गए। ट्रंप ने जहां दावा किया कि वो अमेरिका से कोरोना खत्म कर रहे हैं, जल्दी वैक्सीन भी आएगी, वहीं बिडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को पूरी तरह से नाकाम बताया। We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I can tell you from personal experience that I was in the hospital, I had it, and I got better, and I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure, but I was in for a short period of time, and I got better very fast, or I wouldn't be here tonight. Make sure it's totally transparent. Have the scientists of the world see it. Know it, look at it, go through all the processes. And by the way, this is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that, don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year.